हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या लाभ हैं, बहुलक के क्या दोष हैं, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषाएं लेते हैं हम इसकी। कोफ्का के अनुसार जो परिभाषा है, किसी भी आंकिक श्रृंखला में अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। यानी कि ये कोफ्का कहना चाहते हैं कि अगर कोई, मान लीजिए हम आंकिक श्रृंखला लेते हैं, जैसे कि मान हमने ले लिया 1 2 2 3 4, तो इसमें जो सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या होगी वो क्या होगी, इसकी बहुलक होगी। अब इसमें देखिए, इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है? 2 की है। एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, या दो बार आया है, तो इसकी आवृत्ति क्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। दूसरा है, किसी भी गैरेट के अनुसार है जो परिभाषा, किसी भी आवृत्ति वितरण में बहुलक वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है। ये भी वही चीज़ कह रहे हैं, सेम चीज़। किसी भी आवृत्ति वितरण में जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जैसे अपने सीरीज जो दी थी, इसमें सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति किसकी हुई थी? 2 की हुई थी, तो ये बहुलक हो गया था। तीसरी परिभाषा लेते हैं गिलफोर्ड के अनुसार, किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। बहुलक को हम बहुलांक भी कहते हैं या मोड भी कहते हैं। तो ये सेम परिभाषाएं हैं, बस अलग अलग जो आपके ये शिक्षा शास्त्री उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं बहुलक की विशेषताएं। बहुलक की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, पहली विशेषता है, अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की अपेक्षा इसकी गणना सरल है। तो इसकी गणना बिल्कुल सरल होती है, क्योंकि जब कोई श्रेणी दी रहती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बार अंक आया होता है उसको हम ले लेते हैं, तो वो उसका बहुलक हो जाता है। तो इसकी आवृत्ति, ये जिसकी गणना होती है, सरल होती है। नेक्स्ट है, अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा ये कम विश्वसनीय और कम शुद्ध मान है। जी हाँ, ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, जो मीन मीडियन मोड, उसमें क्या है, सबसे कम विश्वसनीय माप है कौन सी? बहुलक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माप कौन सी होती है? मध्यमान। तीसरा बिंदु है, जब अंक वितरण के प्राप्त अंकों की स्थिति स्थिर नहीं होती, तब इस अवस्था में उस वितरण का बहुलक मान भी स्थिर नहीं होता है। जब स्थिति स्थिर नहीं होगी तो उसका क्या होगा? बहुलक मान भी स्थिर नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का निरीक्षणात्मक माप है। ये बिल्कुल, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का निरीक्षणात्मक माप इसलिए है क्योंकि जैसे हमने शुरू में बताया थी, कोई हमने मान लीजिए श्रेणी ले ली थी 1 2 2 3, ठीक है, तो इसमें सिर्फ निरीक्षण करके ही बता सकते हैं कि दो बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? निरीक्षणात्मक माप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बहुलक के लाभ की। बहुलक के क्या लाभ हैं? तो जो पहला लाभ है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य मापों की तुलना में, ये मामलों गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था मापों की तुलना में इसकी गणना सरल है। ठीक है, पहला लाभ ये हो गया। दूसरा है, जब अंक वितरण के बीच के कुछ अंक छूटे हुए हैं तब इसका उपयोग करना चाहिए। अगर कोई अंक वितरण मान ली दिया, उसमें बीच में कुछ अंक छूट गए हैं, तो भी हम बहुलक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी लोकप्रिय फैशन या वस्तु संबंधी समस्याओं के अध्ययन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। लोकप्रिय फैशन, जैसे आजकल कोई सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन सा पहना जा रहा है, ठीक है, फैशन में आजकल क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही फैशन में होगा, तो बहुलक तुरंत निकल जाता है, तो भी इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब केंद्रीय प्रवृत्ति का अनुमानिक माप वांछित हो तब बहुलक का उपयोग करना चाहिए। जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जो उसमें क्या अनुमान की ज़रूरत हो, अनुमान लगाने की ज़रूरत हो, तब भी हम क्या करते हैं? बहुलक का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुलक की सीमाओं की, कि बहुलक की सीमाएं क्या है। तो जो पहली सीमा इसकी है वो है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य मापों की अपेक्षा कम शुद्ध मान है। बिल्कुल, ये तो पहले भी बता चुके हैं, ये कम शुद्ध मान है। दूसरा है, जब वितरण का आकार छोटा होता है तब यह उपयोगी नहीं होता। हाँ, अगर वितरण का आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, मान लीजिए 1 है और 2 है और फिर 2 लिखा हुआ है, तो इसका बहुलक अगर ज्ञात करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन क्या ये सभी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर आकार बहुत छोटा है तो अब इसका उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, शुद्ध बहुलक की गणना करने में अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अगर शुद्ध बहुलक की गणना करनी हो तो इसमें क्या है, जो मीडियन या मीन में समय लगता है उसकी अपेक्षा इसमें क्या है, अधिक समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बहुलक के उपयोग। बहुलक के क्या क्या उपयोग हैं? पहला उपयोग क्या है, जब अंक वितरण के कुछ अंक छूटे हुए हैं तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब सबसे लोकप्रिय फैशन है उस क्षेत्र से संबंधित समस्या का अध्ययन करना हो तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के कम शुद्ध मान की आवश्यकता हो तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है,
जब केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुमानिक माप वांछित हो तब इसका उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? बहुलक का उपयोग करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम इसके पहले भी क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुलक के प्रकार की, कि बहुलक का जो मान है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। तो बहुलक के क्या है? मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? शुद्ध बहुलक, इसको क्या बोलते हैं? ट्रू मोड कहते हैं। और दूसरा है अशुद्ध बहुलक, इसको क्या बोलते हैं? क्रूड मोड कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार है, शुद्ध बहुलक और अशुद्ध बहुलक। तो अब बात करेंगे शुद्ध बहुलक क्या होता है। अंक सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या जितनी अधिक होती है, शुद्ध बहुलक की गणना की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एक वितरण में शुद्ध बहुलक वह प्राप्तांक या मान है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। सांख्यिकी गणना द्वारा प्राप्त बहुलक का मान शुद्ध बहुलक है। तो जब जैसे ये कोई चीज़ लिखी है 1 2 2 3, ठीक है, तो ऐसे निकाल देते हैं, तो ये क्या है? ये अशुद्ध बहुलक माना जाता है। लेकिन अगर हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करें, ठीक है, और फिर बहुलक निकालेंगे तो क्या होगा? वो क्या मान होगा? शुद्ध बहुलक बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अशुद्ध बहुलक। अशुद्ध बहुलक क्या होता है? जब किसी अंक वितरण का बहुलक केवल निरीक्षण मात्र के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो ऐसा बहुलक मान अशुद्ध बहुलक कहलाता है। जैसे अब ये 1 2 2 4 लिखा हुआ था, अब इसमें हमने क्या सिर्फ निरीक्षण किया, देखा हमने 2 सबसे ज़्यादा बार आया है ये, तो हमने क्या कह दिया? इसका बहुलक कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध बहुलक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक बहुलक और बहुलक के प्रकार, इसकी सीमाएँ। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और सांख्यिकी की दृष्टि से बहुलक का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि जब हमें कम समय में कोई चीज़ ज्ञात करनी होती है तो सिर्फ हम क्या करते हैं? निरीक्षण के द्वारा ही उसको जानने का प्रयास करते हैं या बहुलक के द्वारा उसको जान लेते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।